अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम सी एस 606 की जो है मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। पार्ट वन जो है वो हमने पहले कर लिया था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। तो आज हम वीडियो का पार्ट टू करेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जो हमने पार्ट वन में क्लियर किए थे उन्हें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हम अपना टाइम जो है वो बाकी कॉन्सेप्ट्स को दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, बैक एंड ऑफ टू पास कंपाइलर यूजेस डैश एल्गोरिथम। तो ये पहला ही क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने वीडियो वन में कर लिया था। एक्चुअली इन फाइल्स में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो हमने नहीं किए हुए उन पे हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके पास टू पास कंपाइलर होता है उसकी एक फ्रंट एंड होती है और बैक एंड। तो बैक एंड में कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यानी कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एन पी कम्प्लीट होती है और फ्रंट एंड की जो है वो एन लॉग एन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैक एंड ऑफ कंपाइलर कंसिस्ट ऑफ। जो कंपाइलर का बैक एंड है ये किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की सिलेक्शन होती है, फिर उन्हें रजिस्टर एलोकेट किए जाते हैं, और फिर जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका स्केड्यूल बनाया जाता है कि यानी पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होगी, देन कौन सी होगी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन, इन बैक एंड मॉड्यूल ऑफ कंपाइलर ऑप्टिमल रजिस्टर एलोकेशन यूजेस। तो बैक एंड मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो है हमारा एन पी कम्प्लीट ही यूज़ होता है। इस पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको एज इट इज़ जो टाइम कंपाइलेशन है याद करनी होती है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, द लेक्सिम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इन द सोर्स। तो ये हमने देखा था, ये हमारे पास टोकन्स होते हैं जिनके साथ हम कंपेयर करते हैं। ये बहुत डिटेल से मैंने ये क्वेश्चन जो है वीडियो वन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाँ ये हमारे पास न्यू क्वेश्चन है, वो कहता है डैश इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फ़ाबेट ए दैट हैज़ एन इवन नंबर ऑफ एज। कहता है कि आपके पास जो है सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है ए, ठीक है। तो आपने उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या शो करे कि आपका जो ए है वो हमेशा इवन नंबर आए, यानी कि जब भी आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके अपनी कोई स्ट्रिंग बनाएं तो आपके जो नंबर ऑफ ए हैं वो इवन आने चाहिए, ओड नंबर्स में ना हो। तो देखें इसके लिए हमारी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है, देखिए इसके अंदर दो ए लिखे हुए हैं, तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आप दो दफ़ा ए लिखेंगे। ये ऊपर स्टार का मतलब है कि हम इसे ज़ीरो टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है एक दफ़ा दो दफ़ा, मतलब आप स्टार की जगह अगर तीन पुट कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है आप उसे तीन दफ़ा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि एक दफ़ा ए, ये एक दफ़ा हो गया जो अंदर पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, उसके बाद फिर ए लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे, तो ये हमारी जो है थ्री हो गया। इसी तरह स्टार की जगह अगर हम वन टू थ्री कुछ भी पुट करें तो हमारी इक्वेशन हमेशा जो है वो इवन नंबर आएगी। ओके हो गया, तो इसी हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन हम बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो गलत किस तरह है। तो अगर आप इस वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला ए है उसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला ए हमने मस्ट लिखना है, उसके बाद सेकंड वाले ए पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है सेकंड वाले ए को आप जितनी दफ़ा मर्जी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को यूज़ करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला ए तो हमें मस्ट लिखना है। तो अगर जो नेक्स्ट वाला ए है इसके स्टार की वैल्यू अगर हम टू कर दें तो इसका मतलब है कि अब हमें टू टाइम ए लिखना पड़ेगा। तो अगर हम टू टाइम ए लिखें तो देखिए हमारे पास थ्री ए बन जाएंगे और ये हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है ये हमारा गलत आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला ए है ये आपने कंफर्म लिखना ही लिखना है और एंड वाला भी ए आपने ज़रूर लिखना है। लेकिन जो ये सेंटर में ए है जिसके ऊपर स्टार है इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी लिख सकते हैं। तो अगर हम करें कि हमने जो फर्स्ट वाला ए है वो यहाँ पे राइट कर लिया और एंड वाला भी राइट कर लिया, तो अगर हम सेंटर वाले ए को वैल्यू वन असाइन कर दें तो इसका मतलब है सेंटर वाला एक दफ़ा आएगा, तो ये हमारे पास फिर ओड नंबर बन जाएंगे जो कि हमारा गलत ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास थर्ड वन है, इसमें एक दफ़ा ए जो है वो मस्ट है, तो अगर हम एक दफ़ा ए लिख दें
और इस वाले जो हमारा साइन है इसको 1 अगर असाइन कर दें तो 2 दफ़ा ए आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे 3 बन सकते हैं, ओड में ये भी आ सकता है। तो ये हमारे तीनों आंसर गलत हो जाएंगे और ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग्स इन रेगुलर सेट। ये भी हमने किया हुआ है, वो DFA यूज़ करती हैं जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन कहते हैं। ये भी हमारी पिछली वीडियोस में हो गया था कवर। उसके बाद है डैश एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन DFA मिनिमाइजेशन। DFA मिनिमाइजेशन के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए होपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम है जो यूज़ किया जाता है। इसका एज इट इज़ नाम लिखा हुआ है, आपका जो DFA का वो है ना टॉपिक, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम इसमें होपक्रॉफ्ट जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करेंगे जब हमने DFA को मिनिमाइजेशन करनी होती है। और DFA की मिनिमाइजेशन क्या है ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितने भी इसमें रिपीटेड थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ। हमने वहाँ बात की थी वीडियो 1 में कि जो हमारी प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल होता है, इसके अंदर जो रोज़ होती हैं वो हमारे नॉन टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनके अंदर हमने वो वैल्यूज़ रखी होती हैं जो हमने नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको वो रोज़ का पूछे तो आपने नेक्स्ट टर्मिनल यूज़ कर लेना है, और अगर वो कॉलम्स का पूछता है तो कॉलम के अंदर जो है वो हमारे पास जो भी नेक्स्ट वैल्यू होती है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं उस वैल्यू को रखा होता है। तो देखिए, अगर वो आपको ये ऑप्शन देता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो भी नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि जो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलती है वो हमेशा टर्मिनल्स होते हैं। जो हमें सोर्स फाइल मिलती है उसमें कभी भी नॉन टर्मिनल्स नहीं होते, क्योंकि नॉन टर्मिनल तो सिर्फ हम पार्सिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, उसमें नॉन टर्मिनल नहीं होते। तो जो ये आपके पास स्ट्रिंग है उसमें से आपने नेक्स्ट एक वर्ड लिया है तो वो हमेशा आपका टर्मिनल होगा। तो अगर वो कॉलम की बात करता है तो आप टर्मिनल चूज़ कर सकते हैं, और रोज़ की बात करें तो नॉन टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मोस्टली जो हैं वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये यहाँ एक क्वेश्चन है, इन LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम डैश कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर सिंबल्स। ये भी हमने किया हुआ है, स्टैक के अंदर ये स्टोर होती हैं। आई थिंक नेक्स्ट फाइल को हम देखते हैं। हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता है कि अगर आपको ये ग्रामर दी गई है, फर्स्ट ऑफ बी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ बी भी हमने फाइंड करना देखा था कि बी का जो फर्स्ट है ये एच, ये हम यहाँ पे जो है एच और साथ में एप्सिलॉन आर, तो ये सेकंड वाला जो है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डैश रीड द इनपुट करेक्टर एंड प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ टोकन्स एज आउटपुट। कहता है कि वो कौन है जो इनपुट करेक्टर जो है वो रीड द इनपुट करेक्टर, इनपुट करेक्टर्स को रीड करता है और फिर हमें जो है वो टोकन्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपको याद हो, ये हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, ठीक है। और फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास 2 हिस्से हमने और डिस्कस किए थे, जो इस तरह थे कि फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्कैनर होता है और स्कैनर के बाद हमारे पास पार्सर होता है। तो जो भी हमारी फाइल है वो सबसे पहले जो है फ्रंट एंड के पास आती है और फ्रंट एंड के अंदर वो सबसे पहले स्कैनर के पास जाती है। तो स्कैनर इसके टोकन्स प्रोड्यूस करता है और फिर ये टोकन जो हैं ये पार्सर के पास जाते हैं और फिर पार्सर IR प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो स्कैनर है वो हमारे टोकन्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्कैनर का नाम नहीं है। तो जो हमारा लेक्सिकल एनालाइज़र है ये भी स्कैनर का ही एक दूसरा नाम है, इसको भी स्कैनर ही कहा जाता है, यानी कि ये भी स्कैनर होता है लेक्सिकल एनालाइज़र जो है। तो अगर आपको स्कैनर या लेक्सिकल एनालाइज़र में से कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, कहता है कि द रेगुलर एक्सप्रेशन डैश डोनेट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एस ऑफ एज एंड बीज ऑफ लेंथ 2। कहता है कि देखिए हमारे पास जो है एक, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की हम बात करें तो हमें एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें जो भी स्ट्रिंग बने ना उसकी लेंथ 2 हो, ठीक है। ए और बी को मिला के जितने भी उसमें ए और बी आए तो उसकी लेंथ क्या बने, 2 बने।
ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। चाहे उसमें ए हों या बीज हों, लेकिन उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी उससे स्ट्रिंग्स बने। तो अगर आप चेक करें तो जहाँ पे स्टार आ जाए ना, ये आपने याद रखना है, जहाँ पे स्टार आ जाए उसका मतलब है कि ये आपकी इनफिनिट लेंथ बना सकता है, ठीक है। जितनी मर्जी आप इस लेंथ को लंबा कर सकते हैं। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि स्टार की जगह हम कुछ भी वैल्यू, अगर स्टार की जगह हम 5 कंसीडर कर लें तो इस ए को हम 5 टाइम लिख सकते हैं। इसी तरह स्टार को तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी किसी वैल्यू के ऊपर स्टार आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इनफिनिट वैल्यू है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक लेंथ बता दी गई है कि आपकी लेंथ जो है वो 2 ही होनी चाहिए, तो आप बड़ी इजीली चूज़ कर सकते हैं कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैन रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग इन अ रेगुलर सेट। ये हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है, डीएफए होता है। ये हमारे सब रिलेटेड नहीं है, हमारे जो सिलेबस है उससे, और ये एफ्लेक्स और जेलेक्स भी हमने कवर कर लिए थे। तो मैं देखती हूँ अगर कोई इसमें क्वेश्चन हुआ तो डिस्कस करते हैं, वरना हम ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया हुआ था। पहले उसने क्या कहा था कि यहाँ पे बैक एंड लिखा हुआ था, ये देखें क्या था कि यहाँ पे उसने जो है आपके पास बैक एंड लिखा हुआ था, बैक एंड ऑफ 2 पास कंपाइलर इज कंसिस्ट ऑफ, और ये जो तीनों हैं ये आपको ऑप्शन में दिए हुए थे, और साथ में चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द गिवन का दिया हुआ था। अब उसने उसी क्वेश्चन की जो है वो फॉर्म चेंज कर दी है, और आपको वो तीनों जो है वो क्वेश्चन में दे दिए हैं, और साथ में दे दिया है ये बैक एंड का है या फ्रंट एंड का है। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को जो है वो याद रखना है। आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ मिल सकते हैं, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एवेलेटेड टू यील्ड अ वैल्यू। कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। क्या हम किसी कमांड से क्या हमें कोई कमांड जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करती है, एक्सप्रेशन या डिक्लेरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन, जो भी हमारी एक्सप्रेशन होती है वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास a प्लस बी है ये हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो कहेगा कि c के अंदर स्टोर कर दो। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन जो है ये हमें वैल्यू देती है। यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, कहता है ये आपके पास अगर ग्रामर है तो आपने फुल ऑफ डी फाइंड करना है। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट ए या फर्स्ट बी को फाइंड करके देखा था। अब हम फॉलो को फाइंड करके देखेंगे। तो अगर हमने फॉलो को फाइंड करना हो तो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने फर्स्ट फाइंड करना हो, मसलन अगर हमें कहा जाता कि फर्स्ट ऑफ डी फाइंड करें, तो हम इस साइड पे देखते कि डी कहाँ पे है। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि आपने फॉलो ऑफ डी फाइंड करना है, तो फिर आपने इस साइड को कंसिडर नहीं करना, फिर आपने इस साइड पे देखना है कि हमारे पास डी कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस साइड में हमारे पास डी इस जगह पे है, ठीक है। फॉलो ऑफ डी का मतलब है कि डी को फॉलो करो, डी से आगे जो भी है उसकी जो है वो आप टर्मिनल ढूंढें। तो अब टी के आगे कुछ नहीं है तो हम डी को ही देखेंगे, ठीक है। सॉरी, डी कहना था, टी कह दिया। तो यहाँ पे डी जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके हो गया। तो इसका मतलब है अब हमें ए का फर्स्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ए का अगर हम फर्स्ट ढूंढें तो ए का फर्स्ट जो है वो क्या है, बी। तो अब हम बी का अगर देखें तो बी का है एच और एप्सिलॉन। तो एच और एप्सिलॉन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन एक्चुअली नहीं होता, ये इस तरह है कि जो हमारी एक स्ट्रिंग होती है या स्टैक कह लें, स्टैक के अंदर हमारे जब वर्ड्स पड़े होते हैं तो उसमें सबसे नीचे जो है वो हमारे पास ये डॉलर साइन पड़ा होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास सारी स्ट्रिंग्स ख़त्म हो जाती हैं तो एंड पे हमारे पास डॉलर साइन, हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर भी अगर हम बात करें तो वो भी ऐसे ही होता है, एंड पे हमारे पास जो है वो डॉलर साइन होता है। तो डॉलर साइन को जब यूँ कर लें कि ये हमारे पास डॉलर साइन था और इधर एच था, तो हमने जब एच यूज़ कर लिया तो एच के बाद जब हमारे पास नल स्ट्रिंग आएगी तो हम उसके बाद जो है इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एच और डॉलर साइन आता है। फॉलो और फर्स्ट में आपने डिफरेंस याद रखना है। जब आपको फॉलो का कहेगा तो आपने इस साइड से देखना है, जैसे ये डी था। अब तो खैर ये बिल्कुल सेम हो गए हैं दोनों। अगर आप बात करें ना, अगर वो आपको कह देता कि फॉलो ऑफ ए फाइंड करें, तो फिर देखते आप यहाँ पे
फिर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ए के आगे बी था और फिर आप बी से एच ढूंढते। तो लेकिन अभी डी की बात की है और डी के आगे कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ से डी का ही ए फॉलो देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द शिफ्ट एक्शन डैश अ टर्मिनल ऑन द स्टैक। ये भी हमने देखा था कि शिफ्ट जो है वो पुश करता है, तो रिवर्स जो है वो पॉप करता है। ये क्वेश्चन है, कहता है बॉटम अप पार्सर कौन सी ग्रामर की क्लास को जो है वो हैंडल करता है। तो ये हमारी जो है लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर को हैंडल करता है। बॉटम अप पार्सर का बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 3-4 लाइंस का, जो आपके मिड टर्म के सिलेबस में शामिल है। तो उसमें बस ये एक ये है और 1-2 स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, वो आप अगर चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट फाइल में चलते हैं। यहाँ सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास जो है अलजुनैद की फ़ाइल है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है LL1 पार्सिंग इज़ कॉल्ड डैश पार्सिंग। LL1 पार्सिंग जो है ये कौन सी पार्सिंग होती है? देखिए LL1 पार्सिंग जो है ये हमारे पास प्रिडिक्टिव पार्सिंग होती है। तो हमने प्रिडिक्टिव और नॉन प्रिडिक्टिव पार्सिंग दोनों देखी थी पहले वाली वीडियो में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या यूज़ होता है इसके अंदर। तो इस हिसाब से जो हमारी LL1 पार्सिंग है इसको हम LLK से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि K की जगह हम 1 2 3 कुछ भी पुट कर लें। और LL1 जो है ये डिटेल से डिस्क्राइब की हुई है, तो LL1 जो है ये हमारी प्रिडिक्टिव पार्सिंग है। उसके बाद क्वेश्चन है वन काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव पार्सर इज़ द। प्रिडिक्टिव पार्सर की ही एक टाइप हमें जो है वो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बताई हुई है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है हमारे पास। ये कुछ एग्जैक्ट नाम होते हैं जो आपको याद करने होते हैं इनका। आप देखें वो उसकी एक काइंड है और उसका नाम है, तो इसमें तो कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास फ्रंट एंड ऑफ द टू पास कंपाइलर कंसिस्ट ऑफ। कहता है कि जो फ्रंट एंड है आपके पास कंपाइलर का वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। तो देखें हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि जो फ्रंट एंड है उसके अंदर स्कैनर और पार्सर दोनों होते हैं। यहाँ आपको दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो जाहिर है आपके जो पेपर्स होंगे उसमें दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, या स्कैनर होगा या पार्सर होगा, लेकिन स्कैनर और पार्सर दोनों चीज़ें जो हैं ये फ्रंट एंड में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्गोरिथम फॉर डैश कन्वर्जन इज कॉल्ड थॉम्सन कंस्ट्रक्शन। थॉम्सन कंस्ट्रक्शन का जो एल्गोरिथम है ये किस में यूज़ होता है? तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जब हमने DFA बनाना होता है तो उसके लिए हम थॉम्सन कंस्ट्रक्शन का थ्योरम जो है ये यूज़ करते हैं। थॉम्सन का ऑप्शन हमारे पास पहले भी एक दफ़ा आया था जिसे हमने यूज़ किया था। उसके बाद ये हमारे सिलेबस के नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ डेरिवेशन फॉर सम सेंटेंसेस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपका जो एक प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस को ड्राइव करते हैं। तो सेंटेंस को ड्राइव कैसे किया जाता है वो हमें पता है कि जब हमारे पास नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स होते हैं तो हम किसी भी नॉन टर्मिनल को जो है वो रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे ए अगर स्मॉल बी से रिप्लेस हो सकता है, या फिर हम कह दें कि जो कैपिटल ए है वो कैपिटल ए और स्मॉल बी से रिप्लेस हो सकता है, तो हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें ए को दोबारा रिप्लेस करते हैं और इस तरह हम रिप्लेस करते करते जो है नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस करते जाते हैं, या जो भी हमारे पास इधर एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, और फिर हम एक पूरा सेंटेंस तैयार कर लेते हैं एट द एंड, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास पार्सिंग होती है। तो पार्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग अ डेरिवेशन फॉर सम सेंटेंस ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अ डैश एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग इफ़ वी कैन फॉलो ट्रांजिशंस लेबल्ड विद कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू सम एक्सेप्टिंग स्टेट। कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे कैरेक्टर को लेता है और अगर वो हमारी ग्रामर के मुताबिक हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज़ वो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, इसको हम FA भी कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा भी, और DFA की भी हमने फॉर्म पढ़ी थी। तो आपको किसी तरह भी ये ऑप्शन दे सकता है, आपका आंसर जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटन ही होगा। यानी कि अगर आपको FA और NFA और GC की फॉर्म में कुछ लिख देता है तो आपका आंसर FA होगा, और अगर आपको DFA NFA और RE इस तरह लिख देता है तो आपका आंसर DFA होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है द जनरल आइडिया बिहाइंड NFA टू DFA कंस्ट्रक्शन इज डैट ईच डैश स्टेट ट्रांसपॉन्ड टू सेट ऑफ डैश स्टेट्स। कहता है कि क्या जनरल आइडिया है कि हम NFA से DFA बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं। देखिए जब हम NFA से DFA बनाते हैं तो
आपका जो डीएफए होता है, यानी कि जब आप एनएफए से डीएफए बना रहे होते हैं तो डीएफए की एक स्टेट एक से ज़्यादा एनएफए को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि डीएफए आप एक हिसाब से एनएफए को मिनिमाइज कर रहे होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेक्सिकल एनालाइजर फंक्शन इज़ नॉट डैश, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो कौन सा फंक्शन नहीं करता। देखिए, लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है जब हमारे कोड को रीड कर रहा होता है तो कोड के अंदर जितनी भी स्पेसेस होती हैं उनको वो इग्नोर कर देता है, उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद जितने भी कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। कमेंट्स जो हमने लिखे होते हैं उनको भी वो, ऐसा नहीं होता कि वो जो कमेंट्स लिखे हुए हैं उनको भी टोकन बना बना के, या जो वो खाली स्पेसेस हैं उनके भी टोकन बना दे, ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं को वो यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन जो लेक्सिकल एनालाइज़र है ये रजिस्टर्स की एलोकेशन नहीं करता, क्योंकि ये हमारे इनपुट को रीड कर रहा होता है और उसके जो है वो टोकन्स बना रहा होता है। तो रजिस्टर की एलोकेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं आती। तो रजिस्टर एलोकेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर का फंक्शन रजिस्टर एलोकेशन नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस एक्शन डैश ज़ीरो और मोर सिंबल्स। रिड्यूस एक्शन क्या करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिड्यूस एक्शन जो है वो स्टैक के अंदर से वैल्यू को पॉप करता है। तो रिड्यूस सेक्शन जो है ये पॉप करता है, ठीक है। बहुत पुश एंड पॉप, जो ये येलो वाला ये क्रॉस है, गलत लगा हुआ है, पॉप करता है, ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पार्सर डिटरमाइंस इफ द इनपुट इज डैश वेल फॉर्म्ड। तो पार्सर जो है ये हमारा इनपुट को सिंटैक्टिकली चेक करता है, सिमेंटिकली भी चेक करता है, लेकिन सिमेंटिक का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉजिकली या मैकेनिकली या प्रोग्रामेटिकली नहीं चेक करता, सिंटैक्टिकली करता है। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रामर विद डैश प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्रेडिक्टिव ग्रामर। तो ये हमारे पास पहले भी आया था, तब उन्होंने LL1 लिखा हुआ था और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये प्रेडिक्टिव है नॉन प्रेडिक्टिव है। अब उसने प्रेडिक्टिव ऊपर लिख दिया और नीचे ऑप्शन में हमें LL1 LL2 वगैरह दे दिया। तो LL1 जो है ये हमारी प्रेडिक्टिव ग्रामर होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटेबल कोड टिपिकली रन एज अ डैश इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम अपना कोड डालते हैं तो वो एज अ किस चीज़ के तौर पे प्रोसेस का, यानी कि वो एक प्रोसेस के तौर पे चल रहा होता है, ठीक है ना। जब हम एक कोड डाल देते हैं तो वो एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो एक प्रोसेस के तौर पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल कर रहा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो प्रोसेस होगा। इसके बाद है, इन अ ट्रांजिशन टेबल सेल्स ऑफ द टेबल कंटेन द डैश स्टेट। हमने टेबल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इस तरह टेबल बना होता है, एक ट्रांजिशन टेबल, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो कॉलम्स हैं उनमें और रोज़ जो हैं वो हमने लिखे होते हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स इनमें लिखे होते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो सेल्स बने होते हैं। जैसे अगर हम सेल्स बनाना चाहें तो इस तरह हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसके अंदर सेल्स बने होते हैं। तो वो कहता है कि ये जो आपका टेबल है इसका हर सेल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बताया था कि हमने जो भी नेक्स्ट क्या करना है हमने, ठीक है ना, वो इसके सेल में लिखा होता है। यानी कि अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से मिली और y की यहाँ से मिली और हम इस वाले बॉक्स में पहुँच गए, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमने करना है। नेक्स्ट हमारी क्या इंस्ट्रक्शन होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो हमने कर देनी है। तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्सर द 2 LL स्टैंड फॉर। पार्सर के अंदर वो जो हम LL1 या LLK को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर जो 2 L हैं इनका क्या मतलब है, पहले L का क्या मतलब है और दूसरे L का क्या मतलब है। तो फर्स्ट L इसमें रिप्रेजेंट करता है लेफ़्ट टू राइट स्कैन, यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसको आप लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और दूसरा L आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने उसमें से लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को रिप्लेस करना है। यानी कि आप जब अपनी स्ट्रिंग को रीड करते हैं, यहाँ पे अगर A B है तो पहले तो आप इसे लेफ़्ट टू राइट जो है वो स्कैन करेंगे, और जब आपके पास एक आ गया है तो इसको भी सॉल्व करते हुए आप सबसे पहले A को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद B को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहले आप लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन पे काम करेंगे। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट L है वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन, और सेकेंड L जो है वो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश बिल्ड्स इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर सोर्स प्रोग्राम।
तो ये भी वही चीज़ है जो हमने कंपाइलर के लिए देखी थी। बहुत दफ़ा हम जो है कंपाइलर का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रा करके दिखा सकती हूँ कि कंपाइलर होता है, उसके अंदर जो है फ्रंट और बैक एंड होते हैं, और फ्रंट एंड के अंदर जो है वो स्कैनर होता है और साथ में पार्सर होता है। तो स्कैनर जो है ये टोकन्स बना के पार्सर को देता है और पार्सर IR बना के बैक एंड को देता है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास IR है, ठीक है, ये IR जो है ये इसको कौन बिल्ड करता है? तो ये जो स्कैनर होता है ये टोकन्स बिल्ड करता है और जो पार्सर है ये IR बिल्ड करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो पार्सर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, लेफ्ट फैक्टराइजिंग ऑफ ग्रामर इज डन टू सेव द पार्सर फ्रॉम। कहता है कि जब हम लेफ़्ट फैक्टराइजिंग करते हैं, देखिए लेफ़्ट फैक्टरिंग यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लेकिन आपके नोट्स में लेफ़्ट रिकर्जन वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने लेफ़्ट रिकर्जन ही आएगा, आई होप आपको जब पेपर्स में आएगा, क्योंकि फैक्टरिंग का वर्ड नोट्स में यूज़ नहीं हुआ। तो क्या होता है इससे, जब आप लेफ़्ट रिकर्जन जो है लेफ़्ट रिकर्जन को चेंज करते हैं तो वो आपको क्या हेल्प करती है। देखिए वहाँ आपको क्वेश्चन अगर आया तो वो इस तरह से आएगा कि लेफ़्ट रिकर्जन को हम रिमूव करते हैं या राइट रिकर्जन किस लिए करते हैं। तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम बैक ट्रैकिंग से बच सके। बैक ट्रैकिंग भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी लेफ़्ट रिकर्जन क्यों रिमूव की जाती है या राइट रिकर्जन हम क्यों करते हैं, तो हम बैक ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए ये काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखें ये फिर वही क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे उन्होंने बैक ट्रैकिंग टिक भी किया हुआ है। तो उसके बाद वो कह रहा है लेक्सर एंड स्कैनर आर डैश फेज ऑफ कंपाइलर। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो लेक्सर है ये एक तरह का स्कैनर का ही दूसरा नाम है। तो लेक्सर एंड स्कैनर आर सेम फेज ऑफ कंपाइलर। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ डैश स्टार्ट एट द लीव्स एंड ग्रोज टूवर्ड्स रूट ऑफ द पार्स ट्री। कहता है कि वो कौन सा है जो लीव से ऊपर की तरफ रूट की तरफ पार्सिंग करता है। तो देखें ये हमें वैसे ही पता चल जाएगा, अगर आप यहाँ पे एक ट्री बनाएं तो आपको पता है कि जब हम पार्सिंग ट्री बनाते हैं तो उसके ऊपर रूट और नीचे वाली जो हैं उनको हम लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हम रूट से लीव्स की तरफ आते हैं, यानी कि जब ऐसे कोई रूट से लीव्स की तरफ आएगा तो वो टॉप टू डाउन पार्सिंग होगी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप लीव्स से रूट की तरफ जाते हैं यानी कि डाउन से अप जाते हैं तो फिर जाहिर है वो आपका बॉटम अप पार्सर होगा। यहाँ पर आपके जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं, तो इन्हें एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं और क्विज़ भी आ सकते हैं, तो ये आप इजीली फिर सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ई कहता है तो आपने इस साइड पे सबसे पहले ए देखना है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ए कहता है तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ए देखना है। ए का फर्स्ट क्या है, बी। अगर तो यहाँ पे जो फर्स्ट इस साइड पे है उसमें स्मॉल लेटर लिखा हो तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन अगर कैपिटल लेटर लिखा हो जैसे यहाँ पे कैपिटल बी है तो फिर आप इस साइड पे बी देखेंगे और बी की इस साइड पे फिर आप फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो बी की अगर इस साइड पे आप फर्स्ट देखें तो वो एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है एच हम लिख देंगे। अब आपने ये और का निशान देखना है, और के जितने भी और के निशान होंगे हर एक के बाद आपने फर्स्ट को जो है वो कंसीडर करना है। तो अब इस और के बाद जब आप फर्स्ट को कंसीडर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का मतलब है कि जहाँ आप बी, जहाँ से आपने ये वाला बी उठाया था उससे अगले वाले को फॉलो करो, ठीक है। तो बी को फॉलो करो यानी कि अब उससे आगे जो सी है उसको भी चेक करो। तो अब आप सी भी आ जाएंगे। सी में भी बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट इसका सी ही है तो उससे हम सी को तो पहले ही देख रहे हैं, इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद इस और के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो जी लिख देंगे, फिर ये सी भी स्किप हो जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास आई आएगा तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब अगर यहाँ पे दोबारा एप्सिलॉन और होता तो इसका मतलब था कि अब सी से अगले वाले को भी फॉलो करो, लेकिन अब एप्सिलॉन और नहीं है, मतलब अब हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है और एच जी आई हमारा आंसर आया है। तो ये देखें यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। इस तरह आपको फर्स्ट सी, फर्स्ट बी, फर्स्ट डी कुछ भी कह दे तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये नीचे आपको फर्स्ट सी भी दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर खुद सॉल्व कीजिएगा। 2 दफ़ा मैंने क्वेश्चन आपको ये करवा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है बॉटम अप पार्सिंग कितनी काइंड्स के एक्शन यूज़ करता है, ये 2 टाइप होते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किए थे।
बाकी आई थिंक हमारे पास सारा रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, तो अगर आप इतने जितने हमने किए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, उनको अगर आप कवर कर लें तो हमारे सारे के सारे क्विज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपकी हेल्प होती है हमारे लेक्चर से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर हम आपके लिए इतनी सारी एफ़र्ट करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।